बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका फरवरी मार्च 2021 का पेपर 3 जो फाइनल पेपर है आपके ए लेवल का उसे करने जा रहे हैं। और इसको करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊं कि ये जो फाइनल पेपर इंशाल्लाह आप देंगे एंड यू विल क्वालिफाइंग विद फ्लाइंग कलर्स, तो इसके बाद फिर आपका प्रोफेशनल करियर जो है वो शुरू होगा। और प्रोफेशनल करियर के अंदर सम ऑफ़ यू वुड लाइक टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहेंगे, सीमा, ACCA, MBA, CFA, देयर आर डिफरेंट, इंग्लैंड एंड वेल्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो डिफरेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो कुछ भी आपने अपने लिए सेलेक्ट किया है। उसमें डेफिनेटली अकाउंटिंग किसी ना किसी शेप में, क्योंकि आप ए लेवल में अकाउंटिंग आपने सेलेक्ट करी है तो कहीं ना कहीं वो फिर आपको टकरेगी और वो एडवांस लेवल के अंदर टकरेगी। तो ये जो टाइम आपके पास है, कैम्ब्रिज की एजुकेशन भी आपके अंदर ये एबिलिटी क्रिएट करना चाहती है कि आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी हो, फाइनेंशियल जो डेटा है उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, तो ये तमाम बेसिक जो चीज़ें हैं अगर ये आपकी आपकी नॉलेज है और आपने इस ढंग से पढ़ा है इसको और कंसेप्चुअली समझा है तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू बेनिफिट इन फ्यूचर स्टडीज़। और आज के दौर के अंदर देखें जो अकाउंटिंग है, फाइनेंस की जो एजुकेशन है, इसका कंसेप्ट जो है अल टुगेदर हैज़ बीन चेंज। पहले ये कंसेप्ट ये था कि बैक डोर के ऊपर जो है तो आप कोई बैठा हुआ है अकाउंटेंट, वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है और जो बस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के एक डम किस्म का रोल था जो जहन के अंदर आता था। नाउ जितने भी फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं ये सब बिजनेस मैनेजर्स हैं और ये तमाम डिसीज़न मेकिंग के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि फ़ाइनेंस की जो जितनी भी कंपनीज रन कर रहे होते हैं लोग, तो उनकी जो कोर टीम है उसके अंदर फाइनेंस का जो CFO है, जो फाइनेंस के लोग होते हैं वो उसका पार्ट होते हैं। दे शुड बी हैविंग वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है कि इन नंबर्स को समझा आप कैसे रहे हैं, कि इसकी मीनिंग्स किस तरीके से निकलेगी, जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होगी, तो कम्युनिकेशन स्किल अगेन साइड बाय साइड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड प्रोफेशनल अकाउंटेंट कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये स्किल्स हैं जो आपको डेफिनेटली आगे भी आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी से आप इन तमाम चीज़ों को जहन के अंदर रखना शुरू करें कि कंसेप्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एनालिटिकली आप चीज़ों को समझ रहे हैं और कम्युनिकेशन स्किल आपकी जो कुछ भी है उसको भी आप इम्प्रूव करें अपनी, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दे कम इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आते हैं वो उनके पास क्वालिफ़िकेशन भी, इवन आई वांट टू से प्रोफेशनल बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशंस होती है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, वट एवर दे आर थिंकिंग, वट एवर इज़ द सिनारियो, दे शुड बी कम्युनिकेटिंग इन द बोर्ड रूम, इन बिजनेस मीटिंग्स। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं कम्युनिकेशन ढंग से तो आपका करियर कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। तो ये तमाम स्किल्स अगर आप अभी से शुरू करते हैं अपने अपने करियर में और स्टडीज़ के अंदर, तो वो फ्यूचर में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगी। मैं इंटरव्यू पैनल के अंदर बहुत बैठा हूँ, मैंने बड़े प्रोफेशनल्स लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, लेकिन देखें कोर स्किल्स आपकी एक तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आप उसे लेंगे, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के साइड बाय साइड अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप इंटरप्रेट अच्छा करते हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, तो ये फिर प्रीवेल करती हैं इंटरव्यू के अंदर भी। जब जाते हैं इंटरव्यू पैनल के अंदर, मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए या और जो मेरे कोलीग्स हैं वो लेते हैं, तो ये स्किल्स फिर हम प्रोफेशनल्स के अंदर ख़ास तौर पर देखते हैं कि यार इनकी ये तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने ले ली, लेकिन उसके साइड बाय साइड फिर आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, हाउ यू आर डीलिंग विद द पीपल, लोगों से आपकी डीलिंग कैसी है, आर यू टीम प्लेयर, आप टीम प्लेयर हैं या नहीं है, आप आइसोलेशन के अंदर हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि एक टीम आपकी जो, क्योंकि देखिए टीम के अंदर सिनर्जी ड्राइव होगी और वो जब टीम के अंदर सिनर्जी ड्राइव होती है तो डेफिनेटली फिर 1+1=2 नहीं होते, बल्कि 1+1=11 बन जाते हैं। तो ये जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना था वो इसलिए था कि ये आपकी फ़ाइनल क्लास है, तो इस पर अटेंशन आप अपनी पूरी रखें, डेडिकेट करें स्टडीज़ के लिए। रेगुलर स्टडी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर रेगुलर पढ़ते हैं अपने तमाम सब्जेक्ट्स को तो टेक माय वर्ड्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइंग विद A+। तो हम ये जो अब जो सीरीज़ है ए लेवल की अकाउंटिंग पे ख़ास तौर पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चीज़ें जहाँ जहाँ आ रही होंगी
वो भी आपको बता रहा हूँगा ताकि आपकी जो स्टडी है उस स्टडी में आपको हेल्प मिले। यू विल बी सीइंग कि यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता क्या है, जहाँ आपको लैंड करना है जाके। अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द नॉर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हाउ इट ऑपरेट्स, बिकॉज एज ए बिजनेस मैन यू विल बी डीलिंग विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया एस लेवल की अकाउंटिंग के जो मैंने पेपर्स डाले थे, पास्ट पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से अ वेरी मच वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने देखा और उनको कुछ इससे फ़ायदा हुआ। तो इसको अपने दोस्तों तक भी फैलाएं। ए लेवल ओ लेवल के भी बहुत पेपर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, पास्ट पेपर्स, और ओ लेवल की चीज़ें मैं और भी रिकॉर्ड कराऊंगा। एस लेवल के भी अभी कुछ पेपर्स हैं जो रिकॉर्ड करवाए थे, बाकी रिकॉर्ड होंगे, और ए लेवल इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। तो इस ये जो कंट्रीब्यूशन है इसमें अपना हिस्सा भी डालें थोड़ा सा, इसको अपने दोस्तों तक, और जहाँ जहाँ मतलब जो अकाउंटेंसी की एजुकेशन है और जो लोग पढ़ रहे हैं लेवल एस लेवल ओ लेवल, उन तक इसको थोड़ा सा हेल्प करें, हमारी भी इसको आगे बढ़ाएं। और लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं इसको। ये सेक्शन होता है, सेक्शन ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सोर्स A1, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पी लिमिटेड एंड युआन अ सोल ट्रेडर एट 31 जनवरी 2021 वर एज फॉलोज के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो आपको पता है ये दो, एक पी लिमिटेड है, एक युआन है। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको दिए हुए हैं। ये तमाम चीज़ें आपको पता है, एसेट्स भी आपको पता है, नॉन करंट एसेट्स हैं आपके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दी हुई है पी लिमिटेड की, युआन की दी हुई है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आपको दी हुई हैं, ट्रेड रिसीवेबल आपको दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको दिया हुआ है, और टोटल एसेट्स आ गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह भी होती हैं जो रेडिली कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइक शेयर्स हो गए, तो उनको फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। तो ये आपके पास टोटल एसेट्स आ गए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर इक्विटी आपको दी हुई है, इक्विटी आपको पता है ऑर्डिनरी शेयर्स होता है, जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग है, और फिर कैपिटल आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो इसका मकसद है, युआन अगर आप देखें तो युआन का कैपिटल दिया हुआ है, और युआन के अंदर जो है शेयर कैपिटल, तो इसका मकसद है कोई सोल ऑनरशिप है। युआन जो है जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, जबकि पी लिमिटेड जो है वो एक कंपनी है। दिस इज द डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। पी लिमिटेड का मकसद है इट्स ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट्स शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। वेयर एज युआन जो है, क्योंकि युआन में कोई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो इसका मकसद है युआन जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर बिजनेस चला रहा है, सिंगल ओनर है, इसीलिए कैपिटल दिया हुआ है। दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। टोटल इक्विटी हमारे पास आ जाती है, करंट लाइबिलिटीज़ है, ट्रेड पेबल दिए हुए हैं। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ $1.6 मिलियन, 1.6 मिलियन डॉलर जो है आपके पास ये आ जाता है। और ये फिर आपकी टाइप एक जो है यहाँ पर बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जो एसेट्स और इक्विटीज़ यहाँ टाइप एक होती हैं $1,655,000 के ऊपर, और युआन जो है वो $443,000 के ऊपर इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टाइप एक होता है। ये तो फिगर्स आपको दी हुई हैं। तो यहाँ तक पढ़ के हमने समझा कि युआन जो है वो सोल ट्रेडर है, जबकि पी लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हो क्या रहा है वो देखते हैं। कहता है पी लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ युआन ऑन 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 को पी लिमिटेड ने युआन का बिजनेस एक्वायर्ड कर लिया। इट एक्वायर्ड ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ युआन एक्सेप्ट कैश एट बैंक ऑफ $11,000। $11,000 जो कैश एट बैंक आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा था, ये वाला, इसको छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें उसने एक्वायर्ड कर ली। The value of assets and liabilities at 31st January 2021 of yuan was agreed as follows। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है कि किस वैल्यू के ऊपर हम लेंगे, वो फिर नीचे दिया हुआ है। यहाँ हम रुकते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको बताऊं कि देखिए हम बात कर रहे हैं बिजनेस परचेज की। एक होता है बिजनेस परचेज एंड मर्जर।
बिजनेस परचेस क्या होता है, ये एक्विजिशन कहलाती है कि आप एक बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। अब मैं आपको एक्सेलेंट एग्जांपल देता हूँ जो आपकी समझ में आएगी। आपने दराज तो ख़ास तौर पे आपको पता होगा, दराज जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। ये दराज जो है आपको पता है अली बाबा ने एक्वायर करी, इसीलिए आप दराज पर जाएंगे तो अली बाबा एक्सप्रेस की चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। ये एक्विजिशन है जो अली बाबा ने दराज को एक्वायर कर लिया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि इसमें हुआ क्या है कि दराज को मतलब यू कांट इमेजिन कि जो गुडविल गुडविल का मकसद है एक ब्रांड बना, दराज ने एक ब्रांड बनाया। अली बाबा जो है वो चाइनीज़ ई कॉमर्स कंपनी है, अली एक्सप्रेस है। अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि उनको एंट्री करनी थी पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने दराज को बजाय इसके कि वो नए बिजनेस में जाते, दराज को उन्होंने एक ठीक ठाक किस्म की अमाउंट। और गुडविल क्या होती है, यहाँ मैं गुडविल भी समझाता हूँ कि एक तो एसेट्स होते हैं, ये एसेट्स में से माइनस कर दें लाइबिलिटीज़ को तो ये फिर कैपिटल बनता है जिसे नेटवर्थ कहते हैं। लेकिन होता यह है कि जब ये एक्विजिशन हो रही होती है तो एसेट्स की वैल्यू होती है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू होती है ओवर एंड अबव मल्टी बिलियंस डॉलर कंपनीज पे करती हैं। मल्टीनेशनल जो मर्जर हो रहे होते हैं, एक्विजिशन हो रही होती है, यू कांट इमेजिन द अमाउंट विच इज़ पेड इन टर्म्स ऑफ गुडविल। सो व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल ये होती है ओवर एंड अबव जो आपने आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो बुक वैल्यू की जो वर्थ है उससे ऊपर जो पैसा मिल रहा होता है उसे गुडविल कहते हैं। आप पूछेंगे कि गुडविल देने की ज़रूरत क्या है? गुडविल देने की ज़रूरत यह है कि जब कोई ब्रांड बनता है तो यूसी के ब्रांड के साथ और कौन कौन सी चीज़ें एसोसिएट होती हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होते हैं उसकी, एक उसने गुडविल क्रिएट की हुई होती है, पीपल रिलाय ऑन इट, कस्टमर का बेस जो है वो होता है, पीपल कम दराज। आप अंदाज़ा लगाएं मल्टी मिलियंस डॉलर की सेल होती है जब वो माल बेचते हैं ऑनलाइन तो फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वन कैन नॉट इमेजिन। तो वो जो मर्जर एक्वायर करने वाला है अली बाबा, उसको भी पता है कि यार ये इसकी जो किताबों के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो तो चलें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की है अपनी जगह, लेकिन जिस शख्स ने इसको बनाया है, जिन लोगों ने एफर्ट्स की है आके, उनकी एफर्ट्स के पैसे कहाँ जाएंगे? उनका जो डेडिकेशन था इस ब्रांड को बनाने में, जो उनका उनका कंट्रीब्यूशन था, वो दिस इज़ कॉल्ड गुडविल। तो ओवर एंड अबव जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो बुक वैल्यू होती है उससे ओवर एंड अबव जो पे हो रहा होता है उसे गुडविल कहते हैं। और ये जो बुक वैल्यू है उससे भी मल्टीपल बढ़ के पे कर रही होती हैं कंपनीज, क्योंकि उन्हें एंट्री चाहिए होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि जब लार्ज, जैसे अब ई कॉमर्स, अली बाबा भी ई कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व है, जब वो दराज को लेगा तो उसकी तमाम चीज़ें दराज के थ्रू जो फॉरेन, एक तरीके से उसके लिए तो एक फॉरेन कंट्री जो है वो खुल गया जिसके अंदर करोड़ों की आबादी है और पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में उसकी जब चीज़ें आएंगी तो दे विल बी मेकिंग बिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज़। तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एक्विजिशन की तरह। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ताकि आपकी समझ के अंदर आए। देखिए फेसबुक से आपको पता ही है, दिन रात ही आप मेरा ख्याल यही कर रहे होंगे बैठ के, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा आजकल बच्चों के पास कोई और चीज़ है नहीं। तो चलें फेसबुक से कहानी बताता हूँ मैं आपको। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर्ड किया। तो फेसबुक ने जब इंस्टाग्राम को एक्वायर्ड किया, आई थिंक 2012 के अंदर इंस्टाग्राम को एक्वायर्ड किया, उस वक्त $1 बिलियन, जिस वक्त सिर्फ 13 एम्प्लॉइज इंस्टाग्राम के अंदर 2012 में सिर्फ 13 लोग काम करते थे। आज तो यू कांट इमेजिन जितने लोग काम कर रहे होंगे। $1 बिलियन वॉज पेड बाय फेसबुक इन 2012 टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को एक्वायर्ड जब फेसबुक ने करा तो उस वक्त ये था, और आज की डेट के ऊपर ये है कि अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करता है इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए। और एम्प्लॉइज़ का तो वन कैन नॉट इमेजिन कि कितने एम्प्लॉइज़ होंगे इसके। तो ठीक ठाक तो 2012 से इंस्टाग्राम फेसबुक ने एक्वायर्ड किया। ये एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। एक्विजिशन में क्या होता है कि पुरानी कंपनी हो सकता है, पुरानी जो भी, जैसे इंस्टाग्राम आज भी अपने नाम से चल रहा है, लेकिन इसकी जो ऑनरशिप है वो किसके पास है? फेसबुक के पास है। फेसबुक के पास ही फेसबुक अपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो इंस्टाग्राम को शो करेगी अपने फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। और इसी तरीके से फेसबुक ने व्हाट्सअप एप्लीकेशन, ये भी आपको पता होगा, व्हाट्सअप जो है इसको भी फिर 2014 के अंदर व्हाट्सअप ने, फेसबुक ने इसको भी एक्वायर्ड किया। आई थिंक
समथिंग बिलियन डॉलर जो है इसके पे करे उस टाइम। अंदाज़ा कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन है सिर्फ फेसबुक व्हाट्सअप जिसने बनाई होगी उसके शायद 1 बिलियन से भी मसे इतने पैसे भी उसके नहीं लगे होंगे, लेकिन जब ये फैली और इसकी कस्टमर बेस जो है जब बढ़नी शुरू हो गई तो व्हाट्सअप को फेसबुक क्योंकि अलाइन कर रही थी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसने इसको एक्वायर्ड किया और 19 पॉइंट आई थिंक समथिंग 4 या 3 बिलियन डॉलर जो है वो पे करे इसने व्हाट्सअप को। तो कुड यू इमेजिन के कितना 19.6 बिलियन डॉलर जो है वो इसने पे करा फेसबुक ने। तो ये एक्विजिशन की एग्जांपल्स हैं कि बिज़नेस जब एक्वायर्ड करता है किसी को तो जो पुराना वाला बिज़नेस है उसको, वो जैसे दराज देखें आज भी अपने नाम से चल रहा है, तो वो उसी के नाम से चल सकता है, लेकिन एक्विजिशन इस तरीके से हो जाती है कि हमने एक्वायर्ड कर लिया, नाउ वी आर द ओनर ऑफ इट, अब इसके ओनर हैं हम। और एक मर्जर की अगर हम बात करें तो मर्जर के अंदर क्या होता है, मर्जर भी आपके एग्जाम्स का पार्ट है। मर्जर के अंदर ये करते हैं, दो कंपनीज होती हैं और वो दोनों कंपनीज अपनी जैसे अभी हमने दराज के केस में व्हाट्सअप और अपना इंस्टाग्राम में देखा कि ये अपने नाम से रन कर रहे हैं, लेकिन इनकी ऑनरशिप जो है वो अब अली बाबा के पास है दराज की, और इसी तरीके से बाकी की जो इसकी जो ऑनरशिप है वो फिर फेसबुक के पास है, व्हाट्सअप की, इंस्टाग्राम की। मर्जर के अंदर ये होता है कि दो कंपनीज जो होती हैं वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती हैं, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ख़त्म करने के बाद में एक नई कंपनी जो है वो वजूद में आती है। पैनाडोल से मैं आपको समझाता हूँ। पैनाडोल आप कहेंगे कहाँ से, पैनाडोल जो है ग्लेक्सो जीएसके बनाता है, जीएसके ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन एंड ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, ग्लेक्सो का नाम फार्मास्यूटिकल, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपने सुना होगा। तो ये पैनाडोल जो है ग्लेक्सो बनाती है, और ग्लेक्सो एंड स्मिथ क्लाइन जो है बेसिकली ये दो कंपनीज थी, ग्लेक्सो वेलकम और उसके बाद स्मिथ क्लाइन बीचम। इन दोनों कंपनीज का जब मर्जर हुआ तो मर्जर होने के बाद में ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी बन गई जो अब होती है। तो मर्जर के अंदर क्या होता है, कंपनीज अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती हैं और एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड। एक्विजिशन आपकी समझ में आई होगी क्या होती है, मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि ये क्या कहता है। एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, गुडविल आपकी समझ में आ गई होगी। गुडविल की लॉजिक भी मैंने आपको बताया, क्यों कंपनी पे करती है गुडविल, क्योंकि उसे जैसे इंस्टाग्राम अगर 2012 के अंदर लिया और $1 बिलियन पे करे तो उसका पोटेंशियल बहुत था। फेसबुक में जो लोग ये फैसले कर रहे थे उन्हें अंदाज़ा था कि यार ये इंस्टाग्राम बहुत हमें रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो आज की डेट पे ये सस्ता मिल रहा है $1 बिलियन में। हालांकि 2012 के अंदर दैट वाज द वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर द मार्केट कि यार फेसबुक $1 बिलियन पे कर रही है इंस्टाग्राम पे, जो एक एप्लीकेशन है, अभी तो 13 लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल इतना बड़ा था जो उसको, और देखें वो साबित भी हुआ कि आज वो 20 बिलियन अप्रोक्सीमेट जो है बिलियन डॉलर जो है वो जनरेट कर रही है फेसबुक के लिए। तो पोटेंशियल बिजनेस का जो है, और ये नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो जब अपने ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं, उनके ब्रांड जैसे ये जो युवान है, अब युवान भी देखें अकेला ही आदमी है, लेकिन ये पी लिमिटेड जो भी बिजनेस करती होगी, युवान जो है उसने उसको सबको हिला के रख दिया होगा, ये इसका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि यार भाई तुम पैसे लो हमसे और अपने पैसे हम तुम्हें ठीक ठाक पेमेंट करते हैं, गुडविल भी देते हैं, तुम जाओ उठा के। युवान ने भी सोचा होगा कि चलो मैं कुछ और कर लूँगा, मुझे इतनी बड़ी रकम मिल रही है तो फिर मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। तो दिस हैपन्स इन द एक्विजिशन एंड मर्जर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्रिएट हो जाती है कि अब जब बड़ी लार्जर प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा जब आप बनाएंगे तो बल्क में परचेजेस करेंगे, आप बल्क में परचेजेस करेंगे तो उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो वर्टिकल एक्विजिशंस भी हो रही होती हैं, वर्टिकल भी है आपका, हॉरिजेंटल भी। हॉरिजेंटल माने एक जैसी कंपनी है, वर्टिकल ये है कि जो सप्लायर था आपका, कस्टमर था, आपने उसी के साथ जो है वो एक्विजिशन कर ली। तो इस किस्म की चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ आप पढ़ ही रहे होंगे, तो उसमें बहुत डिटेल्स है, मैंने आपके सिर्फ रिफ्रेश किया कि ये होता क्या है। अब हम इसमें आते हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट 31 जनवरी 2021 ऑफ युआन वाज एग्रीड एज फॉलोज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वुड बी 25% अबव द नेट बुक वैल्यू। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पी लिमिटेड युआन का लेगी तो सही, लेकिन वो 25% अबव द नेट बुक वैल्यू पे लेगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 25% युआन जो है 244,000 का था, इसका 20% का मकसद है मैं 120% अगर ले लूँ तो एक ही बात है, क्योंकि 100% तो ये है। वो कहता है 120%, तो 144,000 मल्टीप्लाइड बाई 120%, ये
292,800 ये इसकी वैल्यू एग्रीड हुई है। ये वो कहते हैं भाई 20%, 292,800 ये इसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड वैल्यू की जो वैल्यू एग्रीड हुई है वो ये हुई है। और ये वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि देखें अगर आप भी एक्विजिशन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एसेट्स को विजिट करेंगे जाके, यार ये तो नहीं, फर्नीचर की वैल्यू तो सही नहीं है, ये इक्विपमेंट सही नहीं है, इसकी तो मार्केट में इतनी वैल्यू चल रही है। तो जो वैल्यू एग्रीड होगी आपको देखने के बाद वही फिर तय हो रही होगी। तो ये वही वाला काम है जो आप भी अगर किसी बिजनेस को एक्वायर करें, प्रैक्टिकली तौर पे समझें तो आप यही काम करेंगे जाके। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 4% वुड बी रिक्वायर्ड। अब जब इन्होंने डेटर्स को देखा होगा तो डेटर्स को देख के इन्होंने कहा कि यार ये आप लिखे हुए तो हैं, देखें डेटर्स हैं कितने। ट्रेड रिसीवेबल जो है $125,000, ये नज़र आ रहा है आपको। $125,000। तो इसका वो कहते हैं यार ये सब नहीं मिलेगा, ये सारे पैसे हो सकते हैं इसमें से 4% जो पैसा है वो फिर हो सकता है कस्टमर्स दे नहीं, तो उसका प्रोविज़न रखते हैं उठा के। तो मैक्स सेंस समझ में आती है बात कि सारे पैसे तो नहीं मिल सकते। तो 125,000 का आप अगर 4% लगाएं तो ये 5,000 बनता है। क्या मकसद है, 125,000 में से 5,000 को मैं अगर माइनस कर दूं तो 120,000 अब एग्रीड हुई है वैल्यू कि ट्रेड रिसीवेबल जो पी लिमिटेड युआन से लेगी और जिसकी पेमेंट करेगी वो $120,000 का बनता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। और लॉजिक भी है कि भाई आप पी लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस सीएफओ हैं, तो आप देखभाल के लेंगे ना, आप कहेंगे यार नहीं यार ये पैसे तो नहीं मिलेंगे 125,000, तो इसका 4% प्रोविज़न आपने रखवा दिया। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज वुड रिमेन अनचेंज, कि इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब अगर इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इन्वेंट्री है कितनी, इन्वेंट्री देखें 63,000 है और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो चलें लाइफ सिंपल है हमारी फिर। A cash discount of $4,000 from trade payable would be expected कि जो ट्रेड पेएबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो लाइबिलिटी पे करनी है 69,000, इसमें से 4,000 एक्सपेक्टेड है कि ये जिनको पेमेंट करनी है सप्लायर की उन्हें ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो हमें डिस्काउंट दे देंगे। तो एक्चुअली लाइबिलिटीज़ जो एग्रीड हुई है वो $65,000 की एग्रीड हुई है कि $65,000 हम ट्रेड पेएबल के पे करेंगे। तो ये तो स्टोरी यहाँ नहीं बढ़ गई। आगे कहता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन युआन वुड रिसीव फ्रॉम पी लिमिटेड द फॉलोइंग। युआन, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। इसे कहते हैं बिजनेस कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन का मकसद क्या है कि परचेज कंसिडरेशन का मकसद है कि एक्चुअली व्हाट युआन विल रिसीव एंड व्हाट पी लिमिटेड इज गोइंग टू ऑफर फॉर दिस बिजनेस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जहन में रखिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी कैलकुलेशन होती है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल लंबा ज़रूर होगा लेकिन आसान होता है अगर आप कंसेप्चुअली समझ लें। तो ये देखें हो क्या रहा है, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 300,000 शेयर्स वैल्यूड एट $1.5 पर शेयर। तो 300,000 जो है वो शेयर्स हैं $1.5 पर शेयर के। तो इसी को हम सबसे पहले अगर कैलकुलेट करें तो कितनी आ गई वैल्यू, देखिए 300,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 और ये हो गया 450,000। ये 450,000 जो है, क्योंकि हम बैलेंस शीट में पढ़कर आ रहे हैं कि $1 इसकी वैल्यू थी। अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो $1 का एक शेयर है एक्चुअली, और क्योंकि $0.5 में बेचा है इसने तो इसका मकसद हुआ 300,000 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये 300,000 जो है ये तो शेयर कैपिटल हो गया, और प्रीमियम फिर कितना हुआ 0.5 को अगर मैं 300,000 जो शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 150,000 प्रीमियम है इसके अंदर, शेयर प्रीमियम है। वी गॉट द पॉइंट, द शेयर प्रीमियम इज जो भी ओवर एंड अबव आप पार वैल्यू से बेचते हैं उसे हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। तो शेयर प्रीमियम 150,000 का है और शेयर कैपिटल जो है 300,000 का। इस 450,000 का ब्रेकअप मैंने आपको बताया।
Ordinary a motor vehicle net book value 20,000 at 31st January 2021 at the value of $28,000। $28,000 के अंदर बुक वैल्यू 20,000 की थी। एक्चुअली आपने कितने के अंदर दी उसको, युआन को जो आप दे रहे हैं वो दे रहे हैं 20,000 के बुक वैल्यू 28,000 के अंदर। तो 450,000 ये और 28,000 ये आ गए आपके बुक वैल्यू जो आपकी मोटर व्हीकल आप युआन को दे रहे हैं, और कैश दे रहे हैं 60,000 का। तो ये तीन चीज़ें अगर मैं जमा कर लूँ तो 450,000 मल्टीप्लाइड बाई 28,000 एंड मल्टीप्लाइड प्लस 60,000। तो 60,000 प्लस 28,000 एंड प्लस 450,000, इट कम्स 538,000। ये 538,000 जो है परचेज कंसिडरेशन है, और परचेज कंसिडरेशन का मकसद है कि दिस इज़ व्हाट युआन विल रिसीव फ्रॉम पी लिमिटेड। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आप वही कंफ्यूज नहीं होइएगा, बड़ा सिंपल है। परचेज कंसिडरेशन जो कुछ मिल रहा है वो आप कैलकुलेट कर लें। हमने बड़े कितने इत्मीनान के साथ हमने देखा कि क्या है। आंसर कहता है एक्सप्लेन हाउ परचेज गुडविल मे अराइज। पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चंस आर प्रिंटेड हियर फॉर रेफरेंस ओनली। चले एनी हाउ, ये तो फिर आपका वहाँ आप जब क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे, हम इसको हल कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन हाउ परचेज गुडविल मे अराइज, कैसे परचेज गुडविल अराइज होती है। तो देखिए परचेज गुडविल की मैं पूरी कहानी सुना के आ रहा हूँ कि ओवर एंड अबव जो भी नेट एसेट्स आपके होते हैं, जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो फेयर वैल्यू होती है, जो बुक वैल्यू होती है, उससे ओवर एंड अबव जो आप पे कर रहे होते हैं, जिसका बिजनेस आप एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ से गुडविल अराइज होती है। और वो गुडविल जो पे कर रहे होते हैं वो किस बात की पे कर रहे होते हैं कि जो बिज़नेस की लोकेशन है, बिज़नेस की रेप्यूटेशन है, बिज़नेस का जो पोटेंशियल है अर्निंग कमाने का वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें देख के आप ओवर एंड अबव पे कर रहे होते हैं। देखिए नॉर्मली आई गिव यू अनदर एग्जांपल, कीप योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ CFO ऑनर जो कोई बिज़नेस को ख़रीद रहा है। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी बौतीक शॉप को आप ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी बौतीक शॉप है, आप वहाँ पर गए तो बौतीक शॉप के ऊपर कस्टमर्स बहुत आते हैं। उनका जो रेवेन्यू है, जो उनका टर्नओवर है, वो आपको लगता है यार बहुत ठीक ठाक तरीके से ये तो कमा रहे हैं पैसे। और वो बिज़नेस जब बेच रहा है तो उसकी तो बेचने के लिए वो आपके पास आया, तो बुक वैल्यू के अंदर क्या है, उसकी जो शॉप है उसमें जो एसेट्स पड़े हुए हैं, उसको कुछ पेमेंट करने हैं, ये मिला के अगर 2-3 लाख रुपए भी बनते हैं, 200 और $300,000 या रुपी, तो वो हो सकता है आपसे कहे कि भाई इसको छोड़ दें जो पड़े हुए हैं। एक्चुअली तो देखें रेवेन्यू में कितना जनरेट कर रहा हूँ, तो मे बी ही विल बी टेकिंग 200, वो आपसे जो है मिलियंस, अगर 500 फर्ज कर लेते हैं, 500,000 जो है उसकी वैल्यू है बिजनेस की किताबों के हिसाब से, तो हो सकता है वो आपको 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, आपसे 5 मिलियन ले और आप दे भी दें, क्योंकि आपको पता है यार इसको ये पैसे देने के बाद में मंथली जो मैं कमाऊंगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ओवर एंड अबव जो भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू होती है, उसके ऊपर जो पे कर रहे होते हैं वो फिर गुडविल कहलाती है। तो ये परचेज गुडविल आकर्स व्हेन अ बिजनेस एक्वायर्ड अनदर बिजनेस, कि जब कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर करता है तो फिर गुडविल क्रिएट होती है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ द एक्वायर्ड बिजनेस। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो भी सेपरेटली आइडेंटिफाइड जो नेट एसेट्स हैं उससे ओवर एंड अबव जो दे रहे होते हैं इन एक्सेस आप दे रहे होते हैं। और इन एक्सेस किस बात के दे रहे होते हैं, क्योंकि उसकी लोकेशन भी हो सकती है, उसकी रेप्यूटेशन भी हो सकती है, उसका कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वट एवर इट इज़ जो उसको डिफ्रेंशिएट कर रही है, उसका पोटेंशियल इनकम का बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से आप पे करते हैं। तो ये परचेज गुडविल अराइज यहाँ से होती है। के बाद हम आगे आते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेएबल बाय पी लिमिटेड टू युआन, कि पी लिमिटेड युआन को क्या पे करेगी। अभी मैं आपको कैलकुलेट करवा के आया हूँ, हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स मैंने आपको बताया 450,000 के हैं, इसके अंदर दो चीज़ें ब्रेकअप हैं, आप चाहें तो ब्रेकअप भी करके लिख सकते हैं। शेयर कैपिटल मैंने बताया था 300,000 है, और शेयर प्रीमियम जो है इसके अंदर 150,000। ये हो गया 450,000 मोटर व्हीकल, 28,000 की कैश जो है वो 60,000, 538,000 इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, हमने अभी कैलकुलेट करा था यहाँ पे।
तो ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 3 में आए, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पी लिमिटेड इमीडिएटली आफ्टर एक्वायरिंग युआन बिजनेस। युआन बिजनेस को लेने के फ़ौरन बाद उनका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बना लें, तो फाइनेंशियल पोजीशन हम बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ से आ जाते हैं, ये देखें पूरा फाइनेंशियल पोजीशन आपको पी लिमिटेड का तो दिया हुआ है ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, 935,000 ये है आपके पास। यहाँ आ जाएं, ये आपके पास कैसे आ गया 1220, ये यहाँ से देख लेते हैं उठा के। तो 935,000 ये है, और इसमें प्लस करते हैं आप, कितना था 292,800। जिस वैल्यू के ऊपर आपने एग्रीड किया है, और इसके अंदर से एक चीज़ माइनस कर दें। देखें ये 28,000 आपके पास ये देखें 28,000। अब देखें तीन चीज़ें इसके अंदर समझने की हैं। पी लिमिटेड की अपनी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी थी, 935,000 थी। ये 935,000 आपके पास ये थी, इसमें से एक आपने उठा के नेट बुक वैल्यू 20,000 देख रहे हैं, ये हमने 28,000 के अंदर किसको दे दी, युआन को हमने दे दी 28,000 में, लेकिन एक्चुअली नेट बुक वैल्यू 20,000 थी। तो इसका मकसद ये हुआ कि 935,000 में पहले तो आप 20,000 को माइनस कर दें, क्योंकि ये आपने युआन को दे दी। तो 935,000 में से 20,000 आप माइनस करते हैं, यू गेट 915,000। इस 915,000 के अंदर ये जो वैल्यू है 290, जो आपने जो उसको एग्रीड प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर लिया है, ये जो इसकी 244,000 का 20% आपने ज़्यादा दिया था, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वुड बी 25% अबव द नेट बुक वैल्यू, 25% है बल्कि, सॉरी है, इसको आप 25% कर लें। 125% का मकसद है 244,000 ज़रा 125%, तो 500 305,000। तो ये 305,000 ये, और ये प्लस 915,000, what you get 1220,000। ये 1220,000 जो वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बनेगी। देखें सिंपल है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आसानी के लिए। सबसे पहले जब भी आप इसकी कंबाइंड जो बना रहे हो एक्विजिशन के बाद में, सबसे पहले देखें कि जो ले रहा था उसकी बैलेंस शीट में क्या है। इसके पास 935,000 की वैल्यू लिखी हुई आपको नज़र आ रही थी। 935,000 की जो वैल्यू थी, इसमें से नीचे आपने देखा तो पता चला कि नीचे इसने युआन को 20,000 की एक बुक वैल्यू थी मोटर व्हीकल की, वो इसने 28,000 के अंदर उसको दे दी। तो 20,000 की हमारे पास से तो चली गई ना, जब हमारे पास से गई तो 935,000 में से हमने 20,000 को माइनस किया, तो 915,000 हमारे पास आया। ये हमारी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी वैल्यू आ गई। अब आते हैं युआन से भी हमने कुछ एसेट्स खरीदे हैं। युआन के एसेट्स $244,000 के थे, और उसने हमें बताया है कि जो एग्रीड प्राइस है वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वुड बी 25% अबव द नेट बुक वैल्यू। तो इसका मकसद है 125% अगर मैं इस 244,000 का निकालूं तो 305,000 बनेगा। अब ये 305,000 और 915,000, इन दोनों को जब मैंने जमा करा तो फिर क्या आ गया मेरे पास, $1,220,000 मेरे पास आ गया। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपकी समझ में आ जाएगी। तो देखें यहाँ जो नज़र आ रहा होगा आपको, ये फिगर नज़र आ रही होगी, देख रहे हैं आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है आपके पास ये आ गई। उसके बाद फिर गुडविल आप निकाल लें। गुडविल आपके पास किस तरीके से आई है, गुडविल के अंदर
आप जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो गुडविल में आपको परचेज कंसिडरेशन तो पता थी कि 535,000 की गुडविल है, 538,000 की गुडविल आपने निकाली थी। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, अब इसके अंदर से हम ये करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की फेयर वैल्यू है उससे ओवर एंड अबव आप जो दे रहे होते हैं वो गुडविल कहलाती है। तो गुडविल हम किस तरीके से निकालेंगे, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड के कितने एसेट्स हमने एक्वायर्ड करे। तो देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अभी हम निकाल कर आ रहे हैं कि 244,000 का 1.2 125%, 305,000 हमने निकाला। इन्वेंट्रीज की उसने हमें कहा था कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, और इन्वेंट्री देख लें आपके पास 63,000 था, इसकी बात हुई थी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये एज इट इज़ हम ले रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल अलबत्ता हमने कैलकुलेट किया था, ट्रेड रिसीवेबल कि 125,000 का 4% 5,000 बना था, माइनस करके 120,000 हम ले रहे हैं अपने लिए, अपनी किताबों में जो हमने ख़रीदा है इससे 120,000 आपके पास ये आ गया। और ट्रेड पेएबल मैंने आपको बताया था कि 69,000 की थी और 4,000 एक्सपेक्टेड था कि डिस्काउंट मिलेगा, तो वैल्यू 65,000 आपकी आई थी, वो 65,000 आपकी ये आ गई। एसेट्स को जमा करते हैं सुकून के साथ, 305,000 के अंदर 63,000 प्लस करें और 120,000 को भी प्लस कर लें और माइनस कर दें इसमें से 65,000 को, तो आपके पास 423,000 की नेट एसेट्स आपके पास ये वैल्यू आती है। 423,000 के नेट एसेट्स के बदले आप दे कितने पैसे रहे हैं, $538,000 की पेमेंट कर रहे हैं। इसका मकसद है कि यू आर पेइंग 115,000 एक्सिस मनी जो आप पे कर रहे हैं। तो 115,000 जो एक्सिस मनी है अभी हम सीख कर आ रहे हैं, उसे गुडविल कहते हैं। गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट्स है और नॉन करंट एसेट्स के अंदर इसको शो करते हैं हम ले जाके, तो इसीलिए गुडविल देख रहे होंगे आप, 115,000 की गुडविल आपको यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है। तो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, वट एवर द एक्वायर कंपनी जो है वो पे कर रही है, जिस कंपनी को एक्वायर्ड किया है वो परचेज कंसिडरेशन है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो भी नेट एसेट्स आपके हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जिस वैल्यू पे एग्रीड हुए हैं, आप उसको लिख दें उठा के और फिर उसको माइनस करके देख लें कि वैल्यू इक्वल है। अगर ज़्यादा पे कर रहे हैं तो फिर वो गुडविल कहलाएगा। तो ये आपके पास आ गया। करंट एसेट्स आ जाएं। करंट एसेट्स के अंदर देखें, एक तो हमारी इन्वेंट्री थी, तो अपने वाले ये करंट इन्वेंट्री आपकी भी थी, और वो इन्वेंट्री जो है जो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आपकी थी 195,000 ये थी आपकी इन्वेंट्री, और यहाँ इन्वेंट्री चेंज नहीं हुई, तो इस 63,000 को ऐसे ही प्लस कर दें। मेरे पास फिगर जो है 258,000 की आती है, आप देख लीजिएगा आपके पास भी यही आएगी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आ जाएं। जो ट्रेड रिसीवेबल है आपका 312,000 ये है आपका, और 120,000 जो नेट करके आया वो इसका ये है, तो 324 जो ट्रेड रिसीवेबल है आपका 312,000 ये और 120,000 ये, तो $432,000 $432,000 देखें इस तरीके से जमा करके आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सिर्फ हमारा ही है 230,000, क्योंकि उसका तो लोन ले नहीं रहे हैं ये। लेकिन इसके अंदर से एक काम कर दें कि इसमें 60,000 माइनस कर दें। आपको याद है 60,000 जो हमने पेमेंट कर दी है, तो 213,000 में से 60,000 माइनस कर दिया तो 153,000 बनता है भाई। $153,000 देख रहे हैं यहाँ, 153,000। तो ये ज़रा ट्रिकी पॉइंट्स था कि कैश याद रखिएगा, क्योंकि आपने नीचे 60,000 कैश दिया है, उसको ये देख रहे हैं 60,000 कैश की पेमेंट करी है। ये फिर आपके पास करंट एसेट्स भी आ गए, आपने इसको नॉन करंट एसेट्स को और करंट एसेट्स को प्लस किया, तो आपके पास 2,178,000 जो है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। और ये आपके पास 178,000 जो है डॉलर आपके पास, ये आपके पास टोटल एसेट्स आ गया। आप टोटल इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएं। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर अगर आप आकर देखें तो इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल वगैरह जो था ये तो फिर ऐसे का ऐसे ही, आप इसके अंदर सिर्फ एक चेंज होगा। ये जो आपको लग रहा था कि 1.2 मिलियन डॉलर जो शेयर्स थे, इसके अंदर 300,000 के और शेयर आ गए। ये मैंने आपको ब्रेकअप करके बताया था कि शेयर कैपिटल जो है बेसिकली 4.5
$1.5 के ऊपर इसने शेयर दिए हैं, तो 300,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर कैपिटल 300,000 आया, 1.2 दिया हुआ था, तो $1.5 मिलियन का शेयर कैपिटल हो गया। शेयर प्रीमियम मैंने अभी आपको समझाया था ब्रेकअप करके कि 0.5 को जब 300,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास 150,000 का जो है वो शेयर प्रीमियम आपके पास आ गया। जर्नल रिजर्व के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो जर्नल रिजर्व जो है जैसे दिए हुए थे, क्योंकि यू लिमिटेड के अंदर तो थी नहीं ये चीज़ें, तो जर्नल रिजर्व 169,000 के जो दिए हुए थे ये एज ए टीज हमारे पास 90,000 के जर्नल रिजर्व देखें 90,000 के थे, ये हमारे पास ऐसे के ऐसे ही आ गए। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ये आपका देखें यहाँ एक और ट्रिकी पॉइंट है, 169,000 की रिटेन्ड अर्निंग दी हुई थी, इसके अंदर एक आपको प्रॉफिट हुआ, डिस्पोजल के ऊपर प्रॉफिट हुआ है देखें आपको, क्योंकि 20,000 की जो बुक वैल्यू थी मोटर व्हीकल की वो 28,000 के अंदर आपने बेची। तो इसका मकसद है 20,000 की मोटर व्हीकल जब 28,000 के अंदर आप बेच रहे हैं तो 8,000 जो है आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आपकी इनकम है, इनकम कहाँ जाएगी, ट्रेड रिटेन्ड अर्निंग के अंदर जाएगी। तो 169,000 के अंदर अगर मैं इस 8,000 को प्लस कर दूं तो 169,000 प्लस 8,000 वट आई गेट $177,000 मेरे पास आता है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग, ये भी ट्रिकी पॉइंट था, इसको जहन में रखिएगा। 177,000 आपकी रिटेन्ड अर्निंग आ गई, तो इक्विटी आपकी जो है ये पूरी हो गई, 1917,000 आपके पास ये आ गया। और करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल है आपका, ट्रेड पेएबल के अंदर आप देख लीजिएगा 196,000 ये है, और 65 प्लस कीजिएगा, देखें जो हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्रीड वैल्यू है उसको लीजिएगा आप। तो 196,000 ये है और 65,000 ये है, 261,000 मेरे पास आता है, ये यहाँ भी यही आ गया। तो 178,000 जो है आपके पास, 2,178,000 के ऊपर आपकी ये टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी आपकी टाईबैक हो गई। एंड दिस इज़ द पॉइंट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनाया है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने समझी वो एडजस्टमेंट, जो एग्रीड वैल्यू है वो किस तरीके से हम लिख रहे होते हैं, परचेज कंसिड्रेशन का कंसेप्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इट्स ऑल अबाउट इट। आपने देखा कि है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन बस सिर्फ समझ में थोड़ी सी चीज़ें आपकी आ जाएँ। आप प्रैक्टिस करते रहें, या और भी पेपर्स आएंगे इंशाल्लाह वो भी फिर हम करेंगे, तो आपकी ये समझ में आने लगेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द डायरेक्टर कंसिडर दैट एक्वायरिंग युआन्स बिजनेस कैन ब्रिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू पी लिमिटेड। एक्सप्लेन हाउ एक्वायरिंग युआन्स बिजनेस कैन ब्रिंग द बेनिफिट्स टू पी लिमिटेड। के डायरेक्टर जो है पी लिमिटेड के डायरेक्टर ये सोचते हैं कि भाई जब युआन के बिज़नेस को हम ले लेंगे तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारे पास आएंगे। एक्सप्लेन, बताइए कैसे आएंगे। तो देखिए मैं आपको शुरू में एक्सप्लेन करके आ रहा था, एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका बेनिफिट मिलता है बिजनेस को। सेकंड ये होता है कि एंट्री टू न्यू मार्केट। न्यू मार्केट के अंदर इसे भी मैंने आपको एक दराज की एग्जांपल दी आपको कि अली बाबा जो है उसकी एंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आई थिंक दराज ऑपरेट करती है जिन कंट्रीज़ में, वहाँ इजीली एक्सेस मिल गई अली बाबा को, और वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है एक नई मार्केट में, एक बड़ी ह्यूज मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट जो है उसकी बिकेगी, जो उसको बेनिफिट्स मिलेगा। इकनॉमीज़ ऑफ स्केल का मकसद है कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये प्रोडक्शन होगी कि उसके बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। सिनर्जी ड्राइव होती है। सिनर्जी का मकसद क्या है, 1 + 1 = 2 नहीं है मेरे भाई 11। तो सिनर्जी जब एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, जो एक्वायरिंग कंपनी है या जो दूसरी कंपनी है, उसके जब एम्प्लॉइज़ आपस के अंदर मिल रहे होते हैं तो वहाँ से भी सिनर्जी ड्राइव होती है कि बिजनेस, दो बिजनेस, जैसे युआन का बिजनेस है, युआन मे बी द कॉम्पिटिटर ऑफ पी लिमिटेड, कि मे बी आई वुड टू से वट एवर बिजनेस, द बिजनेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि क्या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हो सकता है कॉम्पिटिटर हो तो एक तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और मोनोपली क्रिएट हो जाएगी। समटाइम्स ये भी होता है
इम्प्लाई कस्टमर के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आपने कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया मार्केट से। इतनी बड़ी मार्केट है, आपने हर हर एक को एक्वायर कर लिया, तो फिर मोनोपोली क्रिएट हो गई। प्राइस डोमिनेशन है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ही कोई नहीं है आपका, सबको आपने एक्वायर कर लिया, तो अब आप जो दिल चाहेगा प्राइस रखेंगे आप जाके। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गई, प्राइस की आपको आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, सिनर्जी हो रही होती है, न्यू मार्केट के अंदर आपकी एंट्री हो रही होती है, एक बहुत बड़ा जो जो कस्टमर बेस है वो आपको मिल रहा होता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स जो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होके फिर आपके प्रॉफिट्स के अंदर एडिशन करते हैं, कैश फ्लो आपका बेहतर हो जाता है। तो ये था इन्होंने जो दिया है, उसके अंदर जो मैंने एक्सप्लेन करा आप उसको कर लें। और ये बिजनेस स्टडीज़ के भी टॉपिक हैं, आप और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर पोटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू द नेट इंक्रीज इन कैश फ्लोज और प्रॉफिट। जो मैंने आपसे कहा कि कैश फ्लो होगा और प्रॉफिट होगा टू द बिजनेस। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा आपका डेफिनेटली जब आपने बिजनेस एक्वायर किया। अब अगर युआन का बिजनेस आपने एक्वायर किया है, तो युआन के कस्टमर्स तो फिर आपके पास आ गए ना, जब वो आपके पास आ गए तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि जो युआन रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो आपका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा ड्यू टू गुड रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर्स। गुड लोकेशन हो सकती है, जो गुडविल मैंने कहा इसी बात की मिलती है। वेल नोन बिजनेस नेम है युआन का, वट एवर युआन वॉज डूइंग डेफिनेटली इट हैज़ इट्स ओन क्रेडिबिलिटी। मैं आपको समझाता हूँ, दराज से हम जो ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट वेदर दराज वॉज आई मीन टू से purchased by Alibaba, who was running the Daraz. We are much more interested. Daraz provides the quality ई परचेजिंग, कि हमें कोई हैसल फ्री हम परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द ओनर, वी आर मच मोर कंसर्न विद द प्रोडक्ट, और जो बिजनेस है उससे करते हैं। तो युआन को अगर पी लिमिटेड ने ले भी लिया है, तो कस्टमर्स जो हैं उन्हें तो प्रोडक्ट चाहिए, वॉट एवर दे आर टेकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट, अगर उन्हें वो सब चीज़ें मिल रही हैं तो लाइफ ईजी है। तो पी लिमिटेड को इसका बेनिफिट्स पहुँचेगा। रिड्यूसिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जॉइंट वेंचर है, जब ये मिल रहे हैं आपस के अंदर, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हो सकता है लॉजिस्टिक के अंदर पी लिमिटेड की अपनी, ये एफर्ट्स कर लेते हैं, ये बेवरेज कंपनी है पी लिमिटेड, इसके अपने ट्रक्स जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स हैं, वो प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं। वहाँ जो यू लिमिटेड था उसके भी, युआन लिमिटेड जो था, युआन जो था उसके भी लॉजिस्टिक ट्रक्स जा रहे थे, तो अब उन ट्रक्स की ज़रूरत नहीं है। पी लिमिटेड के अपने ट्रक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स, वो उसी के अंदर ये माल लेकर चला जाएगा, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ मैनेजर्स बहुत सारे इनके पास बैठे हुए हैं पी लिमिटेड के पास। अब युआन के अंदर जो लोग हैं, हो सकता है इनको युआन के लोगों की ज़रूरत ही ना हो, तो एम्प्लाई भी हो सकता है कि राइट साइजिंग इन्हें करनी पड़े, तो ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कम होगी इसके अंदर जाके, ड्यू टू गुड एम्प्लाई मोरल, मेकिंग द बिजनेस मोर एफिशिएंट, गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स ऑफ युआन। सिनर्जी इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि सिनर्जी इफेक्ट, न्यू मार्केट के अंदर एंट्री आपकी हो रही होगी, प्राइस डोमिनेट आप कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स आपका कंपटीशन आपका कम हो जाएगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे इस एक्विजिशन से। तो होप आपकी समझ में आया होगा कि एक्विजिशन क्या होता है, फेसबुक ने कैसे व्हाट्सएप को लिया, इंस्टाग्राम को लिया। मर्जर आपकी समझ में आया होगा। परचेज कंसिडरेशन आज हमने डिस्कस करी कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं और इस पर अपना फीडबैक भी दीजिए।